तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होते हैं, दो चर होते हैं। अगर मैं दो चरों की बात करूं, 2 वेरिएबल्स की बात करूं, तो जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसमें एक x होता है दूसरा y होता है। जैसा कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो दो वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास x होता है और एक y होता है। अब ये रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर वेरिएबल क्या है? तो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है और ये x डैश होता है। ये दोनों जो होते हैं माइनस के, और ये हमारा ओरिजिन होता है यानी मूल बिंदु। तो ये जो हमारे पास होते हैं x और y, ये जो होते हैं ये ही वेरिएबल्स होते हैं, है ना। ये एक x और दूसरा y है, तो यही दो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब यही जो इक्वेशन में किस तरीके से यूज़ करना है इन दो वेरिएबल्स को, वो हम पढ़ते हैं। क्या है कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो दो वेरिएबल है कि हम उसको किस तरीके से हम उसका एक लीनियर इक्वेशन खींच सकते हैं। जैसे हम लीनियर इक्वेशन खींचते हैं तो ये हमारे पास लाइन आती है, तो ये क्या है, इक्वेशन से हमने इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये लाइन मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन की बात करूं तो उनकी जो फॉर्म होती है यानी लिखने का जो तरीका होता है, उनका जो रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर में 0। ये इनका लिखने का तरीका होता है, एक फॉर्म होता है इनका। एक जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें या मानक रूप की बात करें तो वो इनका ये होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो इनकी फॉर्म हो गई। ठीक है, लेकिन हमें 10th क्लास में जो पढ़ना है ठीक है, हमें जो 10th क्लास में पढ़ना है इनके बारे में, वो क्या है कि हमें ये दो इक्वेशन पढ़नी है। इसमें हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को पढ़ के और उससे फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। दो एक्सिस हो गए, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। ये दोनों जो माइनस के होते हैं ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर इस पे अगर मैं बात करूं तो दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन की बात करूं तो एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास दे रखा है ऐसे पैरेलल लाइन दे रखी है। ये क्या दे रखी है, ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो लाइन है हमारे पास ये वाली, तो ये जो लाइन होती है ये बन के जो आती है ax1 प्लस b1y a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 की फॉर्म में होती है। और जबकि ये जो मिलती है हमें ये a2x प्लस b2y और प्लस c2 की फॉर्म से प्राप्त होती है। इसको अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस तरीके से हमें मिलेगा, जो कि हम चैप्टर्स के आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चैप्टर्स में। तो ये जो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे पास पैरेलल लाइन है वो हमेशा इसी फॉर्म में आए, हो सकता है ये इस फॉर्म में भी आ सकती है, लेकिन कभी भी रहेंगी तो ये क्या रहेंगी, हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। चाहे वो ऐसे आए तो ये भी पैरेलल ही है। ठीक है, चाहे वो ऐसे आए तो ये भी क्या है, पैरेलल ही है। यानी कभी भी ये दो जो लाइन आएंगी वो हमेशा क्या आएंगी, पैरेलल लाइन्स आएंगी। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये जो पैरेलल लाइन मिली है ये एक दूसरे को टच कहाँ कर रही है, कहाँ पे एक दूसरे को काट रही है। ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों ये एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं कर रही क्योंकि पैरेलल लाइन है तो कभी तो टच करेंगे नहीं एक दूसरे को, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती। जैसे रेल की पटरियाँ कभी एक दूसरे में मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। अगर तुम सोच रहे हो कि ये मिलती है जब वो मुड़ती है तो, लेकिन उसमें भी क्या है, वो इस तरीके से नहीं मिलती। यानी अगर ये वाली अगर मुड़ रही है तो ये भी साथ में दूसरी मुड़ती है। यानी क्या होती है, हमेशा जो लाइनें होती हैं वो क्या जाएंगी, पैरेलल ही जाती हैं। ठीक है,
यानी समांतर रेखाएं कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं हम? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं जब कहीं नहीं मिल रही एक दूसरे से, तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनका जो हल होता है वो कैसा होता है कि इनका जो आंसर आता है इसको हम क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। कौन सी लाइन होगा? ये कौन सी लाइन होगी? समांतर रेखाएं। कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये जो समांतर रेखाएं इनका क्या होता है कि कोई भी हल नहीं होती, यानी इनकी जो फॉर्म होगी, इनका जो लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी अगर मैं बात करूं तो ये जो दे रखा है हमें, इसका मतलब क्या है कि ये दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो ये कोई वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है 4x प्लस 6y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन यानी समीकरण ये हो गया। तो अगर ये जो दो समीकरण जो दे रखे हैं, इसमें A1 की वैल्यू क्या हो गई? A1 की वैल्यू हो गई 2, A2 की वैल्यू होगी 4, ऐसी B1 की वैल्यू होगी 3 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, C1 की वैल्यू 5 और C2 की जो वैल्यू हो जाएगी 7। यानी इसमें ये पता चल रहा है कि 2/4 3/6 के बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा वो 5/7 के। अब यहाँ देखो 2/4 और 3/6 बराबर कैसे है? इनको क्या करते हैं हम? सिंपली कैंसिल आउट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7। 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन 5/7 के बराबर नहीं है। तो जो भी ऐसी सिचुएशन आती है, यानी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी उनके कोई भी हल नहीं होते। यानी वो दो रेखाएं क्या होंगी? आपस में पैरेलली ही जाएंगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो तब मिलेगा ना जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काटेंगी, है कि नहीं? काटेंगी तभी तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब जब काट ही नहीं रही तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। अगर मैं दूसरे उसकी बात करूं तो मेनली हमें तीन तरीके से इनको सॉल्यूशन को पढ़ना है हमें। ठीक है, वो तीन तरीके क्या होंगे? पहला तो ये रहा समांतर रेखा है, दूसरा होता है क्या? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं। ये देखो जहाँ पे ये काट रही है, कहीं ना कहीं एक जगह काट रही है ये एक दूसरे को। अगर ये एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई इक्वेशन हो गया, जैसे हमने क्या मान लिया इसको, एक इक्वेशन को A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये वाली जो इक्वेशन हो गई क्या हो गई? A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो ये जो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, या हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये जो हो गई, इनकी जो फॉर्म होती है, इनको पहचाना कैसे जाता है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है? यानी ये कहीं ना कहीं एक बार काट रही है ना एक दूसरे को। अब जब एक बार काट रही हैं तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? यानी इनके जो हल होंगे केवल एक हल होगा। इनका जो क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन।
क्योंकि ये जो काट रही है वो कितने बार काट रही है, सिर्फ एक बार ही काटेंगी, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, केवल एक हल। यानी हिंदी में अगर मुझे लिखना है तो मैं ये क्या लिखूँगा, केवल एक हल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इनकी जो फॉर्म होती है, लिखने का जो तरीका होता है इनका, वो होता क्या है, तो इनका जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है A1/A2। इनको पहचानने का तरीका जो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी इनके पहचानने का जो तरीका होता है वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बार काट रही होंगी एक दूसरे को। ठीक है, और ये जो वैल्यू मिलती है जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, वही हमारी जो होती है, वही हमारे पास x और y की वैल्यू होती है, वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो ये इस तरीके की इक्वेशन होती है। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 3x + 4y + 6 बराबर में 0, यहाँ पे भी बराबर में 0। तो अगर मैं बात करूँ कि 2/3 क्या बराबर होगा कभी भी 3/4 के, तो नहीं। जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही नहीं है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इनको पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि ये क्या होते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनके केवल कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं हम आगे की तरफ। इसकी जो तीसरी हमें चैप्टर में जो पढ़ना है रैखिक सॉल्यूशन के बारे में, रैखिक समीकरणों के बारे में, वो क्या पढ़ना है, चलो हम तीसरा देखते हैं। पहला और दूसरा और तीसरा लास्ट देखते हैं हम क्या कि हमें पढ़ना क्या है रैखिक समीकरणों के बारे में। तो कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, कुछ रेखाएं क्या होती है, जैसे ये हमारे पास x एक्सिस दे रखा है, ये y एक्सिस दे रखा है, ये x डैश दे रखा है और ये y डैश दे रखा है। तो कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, जैसे अगर मान लो ये कोई रेखा खींची मैंने, ठीक है, तो दूसरी जो रेखा खींचेगी वो भी इसी पे ही खींचेगी, है ना। यानी जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक ही उस पे होंगी। तो अगर वो दोनों रेखाएं क्या है, एक के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो उस पर क्या है कि हर जगह सॉल्यूशन मिलेगा। यानी हर जगह एक दूसरे को क्या है, काट रही हैं, है कि नहीं, बहुत जगह काट रही है, अनगिनत बार काट रही हैं। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, यानी समपाती रेखाएं। इनको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन यानी समपाती रेखाएं। अब ये जो समपाती रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक के ऊपर दूसरी हुई चढ़ी हुई होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ दो रेखाएं हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो वो होते हैं सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी इनके जो सॉल्यूशन होंगे, यानी इनके जो हल होंगे बहुत सारे होंगे, यानी अनेक हल। इनके जो हल होंगे वो बहुत सारे अनेक हल होंगे। यानी अगर इनकी फॉर्म की बात करूँ, जो इनके रूप की बात करूँ, तो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। यानी ये तीनों के तीनों क्या होता है, A1 को A2 से भाग करूँ, B1 को B2 से भाग करूँ, या C1 को C2 से भाग करूँ, तीनों के तीनों सेम आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने क्या लिख दिया, x + 2y + 3 इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ क्या लिख दूँगा, अगर मैंने क्या लिख दिया 3x + 6y और +9 इज़ इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या है, A1 जो हो गया यहाँ पे 1 हो गया, B1 जो हो गया वो 2 हो गया, और C1 जो हो गया वो 3 हो गया। ऐसे ही A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 9। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो 1/2 बराबर 2/6 बराबर 3/9।
अगर इन सबों को मैं सॉल्व कर दूँ तो क्या आ जाएगा, सबका 1/3 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, यानी सबका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/3, 1/3 और 1/3 आ रहा है। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि इनकी जो दोनों समीकरण जो है, दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, इक्वल हैं, सेम टू सेम है। यानी दो इक्वेशन क्या है, ऐसी है जो एक के ऊपर दूसरी लाई करती है। बस क्या है उनके, ये जो हमारे पास ये दे रखे हैं, इनके जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दे रखा है, वो दे रखा है, बस वो चेंज है यहाँ पे। बाकी क्या है, इक्वेशन का जो वैल्यू आएगी है ना, वो क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनका बेसिक हो गया। ठीक है, अब ये जो बेसिक है थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इनको क्या कहते हैं हम। तो ये जो जिनके कोई हल नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, असंगत, असंगत युग्म। उनको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं इनके। ठीक है, और इन दोनों के जो होते हैं, जिनका कोई ना कोई हल होता है यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आता है, उनको हम क्या कहते हैं, संगत युग्म। उनको हम क्या कहते हैं, संगत युग्म, यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, इन समीकरणों को या इन इक्वेशन को, इनके इक्वेशन को या इनके इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता उनको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इस चैप्टर का बेसिक। ठीक है, अब हम चलते हैं किसका, इनके एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्या, एक्सरसाइज 3.1 जो हमें क्या कह रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिक तो हमने पढ़ ही लिया था इससे पहले। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 years ago, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो। तो जब 7 साल पहले की बात कर रहा है कि 7 साल पहले वो क्या था कि अपनी पुत्री से वो 7 गुना ज़्यादा था, यानी वो अपनी पुत्री से कितना गुना था, 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, यानी आने वाले जो 3 साल है, फ्यूचर के जो 3 साल है, उसमें आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 सालों बाद क्या होगा कि जितना मैं हूँ, मतलब 3 सालों बाद जितना तुम होगी उससे मैं 3 गुना बढ़ा रहूँगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यानी अभी से 7 साल बाद। लेकिन क्या कह रहा है, आज की बात कह रहा है कि इजंट द, ये आगे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली क्या करना है हमें, इसको इक्वेशन को दिखाना है। तो ये क्या कह रहा है कि आज से 7 साल पहले की बात कर रहा है और आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम आज की बात करते हैं, फिर आज से 7 साल पहले जाएंगे, फिर उसके बाद 3 साल बाद जाएंगे। ठीक है, तो पहले आज की बात करते हैं। तो लेट, हम क्या मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x ईयर्स हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि x ईयर्स क्यों मान लिया हमने, x इसलिए मान लिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, यानी लीनियर इन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल वाले जो रैखिक समीकरण है, इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, एक को x मानना पड़ेगा और दूसरे को y मानना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, यानी डॉटर की जो आयु हो जाएगी y वर्ष हो जाएगी, है ना,
यानी क्या आ जाएगा, माना पुत्री की वर्तमान आयु, वो क्या हो जाएगी, वाई वर्ष। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले, क्या कह रहा है वो, आज से 7 वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, यानी बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले क्या हो गया कि अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ इनके एज की, तो वो क्या होगा, अभी से अगर 7 साल पहले की बात करूँ तो 7 साल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपकी एज अभी कितनी है, अगर मैं कहूँ 15 ईयर्स है आपकी एज, और 7 साल पहले की पूछूँ एज की, तो वो क्या हो जाएगी, 7 साल पहले कितना हो जाएगा, तो अभी से क्या करूँगा, 7 साल माइनस कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स, 8 होगा ना, हाँ ठीक है। तो ये जो एज हो जाएगी वो क्या कर देंगे, दोनों की एज से माइनस कर देंगे, तो आफताब की जो आयु हो जाएगी, आफताब की जो आयु हो जाएगी, यानी आफताब एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x-7, है ना, और पुत्री की आयु वो क्या हो जाएगी, y-7, यानी दोनों की आयु से क्या होगा, 7-7 साल घट जाएगा ना। अगर आफताब की आयु 7 साल पहले की बात करो तो उसकी पुत्री की भी तो 7 साल पहले की कुछ कमी होगी ना, तो वही 7 साल माइनस किया है। लेकिन वो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना का था, यानी 7 साल पहले वो क्या कह रहा है कि वो कितना था, 7 साल पहले अपनी बेटी से वो कितना था, 7 गुना का था। तो अगर मेरे को आफताब और उसकी पुत्री की आयु को क्या करना है, इक्वल करना है, अगर आफताब और उसकी पुत्री को की आयु को इक्वल करना है, यानी इसकी जो आफताब की जो आयु है और उसकी पुत्री की जो आयु है, यानी आफताब की एज और पुत्री की एज क्या करना है, अगर मुझे बराबर करना है, इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके पुत्री में 7 से गुणा कर दूंगा, है कि नहीं। जैसे मैंने ये कहा कि आफताब की एज कितनी है, अगर मैंने कहा 42 है और ये 7 साल पहले ये 7 गुना का था, यानी 6-7 42, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करूँगा कि नहीं करूँगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, क्योंकि इनकी एज को क्या करना है, इक्वल करना है, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, बेटी की आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि x-7 इज़ इक्वल टू 7y-49। अब ये जो आ गया, इन दोनों टर्म को मैं उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, तो x-7 और प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, x-7y, अब मैंने ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस का 7 प्लस का 49, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 42 इज़ इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, है ना। अब उसने क्या कहा कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात करो, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 सालों बाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 सालों बाद की बात करूँ तो आफताब की आयु जो हो जाएगी, यानी आफताब है वो क्या हो जाएगा, अभी से 3 सालों बाद क्या हो जाएगा, उसकी आयु में 3 साल जुड़ जाएंगे, 3 साल जुड़ जाएंगे, यानी अगर आफताब कितना है, आफताब है 42 साल का, तो कितने साल का हो जाएगा, 45 साल का। 3 साल बाद, अगर आज आपकी एज 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप 18 के हो जाएंगे। ठीक है, वही ऐसी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु यानी डॉटर्स एज, वो जो हो जाएगी क्या आ जाएगी, y+3, यानी अब पुत्री की भी आयु में तो 3 साल जुड़ जाएंगे, लेकिन अब क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी,
यानी जितना तुम आज से 3 साल बाद, मैं उतनी ही आयु का होऊंगा जितनी आयु की तुम हो उससे 3 गुना ज़्यादा। यानी ये जो है इससे कितना है, 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मेरे को क्या करना है, इन दोनों की आयु को मेरे को बराबर करना है, इन दोनों की क्या करना है, एज को बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा कि पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे, क्योंकि ये जो है 3 गुना ज़्यादा है ना। तो इसलिए क्या कर देंगे, पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों की एज जो होगी वो बराबर हो जाएगी। ये बराबर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसकी डॉटर्स की एज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इन दोनों की जो एज हो वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, x+3 इज इक्वल टू 3y + 9 आ जाएगा। अब ये दोनों उठा के टर्म को इधर ले आओ, x+3 - 3y - 9 इज इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा, अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये दोनों तो एज इट इज़ रह जाएंगे, 3y और ये कितना आ गया -6 = 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। और यही दोनों जो इक्वेशन होगी, हाँ यही हमारा क्या होगा, इनको चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लो या इनका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लो इसको, ठीक है। दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इनको जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम आगे के क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, ठीक है, बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि एक बॉल की कीमत और एक बैट की कीमत मानते हैं ना। तो चलो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट, ठीक है, बैट की कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, x रुपीज़, हमने क्या मान लिया, ₹x, है ना। यानी माना बल्ले, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की जो कीमत हो गई वो x रुपये हो गई। और लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, यानी एक बॉल की जो कीमत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ₹y हो जाएगी, है ना। यानी माना एक गेंद की कीमत। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि इसमें हमने एक x ले लिया, दूसरा y ले लिया, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करने हमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कोच जो है 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में ख़रीदता है ना। यानी 3 तो बैट खरीद रहा है x के हिसाब से और 6 गेंद खरीद रहा है y के हिसाब से, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 3900 रुपये आ रही है। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरी बार में क्या कहा है उसने कि लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1300। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगले ही बार क्या कह रहा है, अगले ही क्षण वो क्या कर रही है कि एक जो बल्ला है वो और 3 गेंदें वो कितने में खरीद रही हैं, 1300 रुपये में, ठीक है। तो यही हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो यानी इसको हम ग्राफिकल मेथड से कर ले या अलजेब्रिकल मेथड से कर ले, यानी रैखिक समीकरण को सॉल्व कर ले इसको, या बीजगणितीय समीकरण सॉल्व करने, किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ
द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। यानी 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य जो था वो 160 रुपये था, है ना। आफ्टर अ मंथ यानी 1 महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300 रुपीज़। ठीक है, तो 4 किलो 1 महीने बाद क्या हो जाता है कि 4 किलो एप्पल का मूल्य यानी 4 किलो सेबों का मूल्य और 2 किलो अंगूरों का जो मूल्य हो जाता है वो 300 रुपये हो जाता है। इसी को हम एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली यानी बीजगणितीय और रैखिक समीकरण के युग में बताना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स कितना हो जाएगा, माना सेब का मूल्य। हम क्या करते हैं, 1 kg सेब का मूल्य मानते हैं, 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, है ना। रुपीज़ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माना 1 kg सेबों का मूल्य वो 100 रुपये हो जाएगा। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या हो जाएगा, ₹22, है ना। यानी माना 1 kg अंगूरों का मूल्य, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है वो कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का मूल्य जो था वो 160 रुपये था। तो 2 kg एप्पल 2 किलो 100 रुपये के हिसाब से और 1 किलो Y रुपये के हिसाब से, है कि नहीं, जो था 160 था। तो यहाँ एक लिख सकते हैं, ना लिखेंगे तब भी एक ही रहेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। तो 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़ का बेच रहे हैं। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई और यही हमारे पास अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।